Assalamualaikum students, लेक्चर नंबर 12 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 कैन 2103 में आज हम बात करेंगे प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप फॉर गैसेस। अभी तक हमने फ्लूइड्स की बात की थी और फ्लूइड में ख़ास तौर पर हमने वाटर के केस में देखा था किस तरीके से बैरोमेट्रिक इक्वेशन जो हमारे पास मौजूद है उस बैरोमेट्रिक इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसकी हमने कुछ फॉर्म्स देखी थी कि एक फॉर्म बैरोमेट्रिक इक्वेशन की इस तरह की थी जो कि आपके पास कांस्टेंट डेंसिटी फ्लूइड्स के ऊपर एप्लीकेबल थी, और उसकी फिर एक फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म देखी थी जो कि आपके पास ख़ास तौर पे वाटर के केस में या अदर लिक्विड्स के केस में वो आपको गेज प्रेशर में कोई रीडिंग देती है। आज हम इसी तरह प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप फॉर गैसेस पहले हम ड्राइव करेंगे, उसके बाद उससे रेलिवेंट कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमने ये बैरोमेट्रिक इक्वेशन हम ड्राइव भी कर चुके हैं, इसको हम यूज़ भी कर चुके हैं कि हमारे पास एक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है dP/dz इज इक्वल टू -ρ इंटू जी। अच्छा, अब इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन नंबर 1 में आपका जो ये माइनस डेंसिटी के साइन लगा हुआ है, ये बेसिकली डेंसिटी के साथ ये माइनस का साइन नहीं है, ये एक्चुअली ग्रेविटी के साथ माइनस का साइन था। और ये क्यों था? क्योंकि जब हमने ये बैरोमेट्रिक इक्वेशन ड्राइव की थी उस वक्त हमने एक XYZ प्लेन बनाया था, और उस XYZ प्लेन में जो ग्रेविटी G थी बेसिकली आपके नेगेटिव Z प्लेन में लाई करती थी, जिसकी वजह से हमारे पास ये नेगेटिव साइन वहीं से कैरी ओवर हुआ है। अच्छा, अब जो डेंसिटी ऑफ गैसेस होती है बेसिकली ये प्रेशर के साथ सिग्निफिकेंटली चेंज होती है। आप इसको कॉमनली खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखिए, अगर आपके पास गैस अंडर प्रेशर है और आप उसको मजीद प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या होगा, गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर देगा। फिर आपको पता है कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम आपका डेंसिटी है, तो इस अगर फॉर्मूले में देखिए, अगर आप वॉल्यूम कम करेंगे तो इसका मकसद आपके पास ये है कि वो जो गैस की जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी, और वॉल्यूम के कम करने की वजह से आपके पास जो गैस की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास जो गैसेस के केस में आपके पास जब भी चेंजेस आती हैं प्रेशर के अंदर, हमारी गैसेस की जो डेंसिटी है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई लो प्रेशर हो और प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, उस वक्त हमारे पास जो है जो फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस आपके पास अगर कोई मोनो एटॉमिक गैसेस हैं या कोई डाई एटॉमिक गैसेस हैं, कोई सिंपलर गैसेस हैं, हमारे पास जो गैसेस हैं मोस्ट ऑफ द गैसेस एट लो प्रेशर, उनको जो है आप परफेक्ट गैस लॉ से हम उसको इजीली उसको जो है उसकी डेंसिटीज को वहां से अप्रॉक्सीमेट उसकी वैल्यूज ले सकते हैं। यानी कि आप अपने जो मोस्ट गैसेस हैं उनको जो अगर शर्त यह है कि प्रेशर लो होना चाहिए, जब जब प्रेशर लो रहेगा आप परफेक्ट गैस लॉ या आइडियल गैस लॉ यूज करके आप जो ऐसी गैसेस की जो डेंसिटी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो परफेक्ट गैस लॉ या आइडियल गैस लॉ क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। इसमें देखिए आपके पास इस तरह के फॉर्मूले में आपके पास जो प्रेशर है ये एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है n, R आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और जो टेम्परेचर है ये भी आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। अब हमें पता है कि आपके पास जो n है बेसिकली क्या है कि वो मोल्स है, और मोल्स होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। किसी भी चीज़ के आपने मोल्स अगर बनाने हैं, अगर आपको उस चीज़ का मैस पता हो, आपको मोलर मैस पता हो, तो आप उसके मोल्स बना सकते हैं। फिर इसी चीज़ को हमने इस फॉर्मूले के अंदर कि आपके पास जहाँ पे n लिखा हुआ था उसको हमने इस तरह लिख दिया कि n यानी कि मोल्स इज इक्वल टू m मैस और कैपिटल M मोलर मैस। ये जो फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे n की जगह पर, फिर देखते हैं कि आपके पास क्या वैल्यू आती है। जब हमने इस चीज़ को अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया था तो हमारे पास एक मजीद मॉडिफाइड एक फॉर्म आ गई है, PV इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल M इंटू RT। अब अगर हम थोड़ी सी रीअरेंजिंग करें, रीअरेंजिंग जस्ट आपने क्या करनी है कि लेट से ये जो M है
इसको इस तरीके से अगर आप इस तरफ ले जाएं और v को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली m को हम इस तरफ ले जाते हैं और v को आप इस साइड पे ले आए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रीअरेंजिंग की है, तो आपके पास pm इज इक्वल टू m ओवर v इंटू आर टी। अच्छा अब देखिए, अगर आप गौर से देखें, ये जो आपके पास m ओवर v है बेसिकली ये डेंसिटी है, मैश पर यूनिट वॉल्यूम। इस चीज को मैंने यहाँ पर डेंसिटी पुट कर दिया है, रीजन में मैंने लिख दिया है कि मैश पर यूनिट जो वॉल्यूम है बेसिकली यह आपके पास डेंसिटी होती है। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो Pm इज इक्वल टू, इसकी जगह पर रो आ गया, रो इंटू आर टी। इस फॉर्मूले की मदद से हम डेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू Pm ओवर आर टी। इसको मैंने कह दिया कि ये आपकी है इक्वेशन नंबर 3। यानी कि अब आपके पास जो गैसेस है, अगर आपके पास जब जो प्रेशर है वो फेयरली लो है, उस प्रेशर के ऊपर आप इस फॉर्मूले की मदद से आप जो है गैसेस की जो डेंसिटी है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में देखिए कि जो रो है बेसिकली आपकी डेंसिटी ऑफ द गैस है, P जो है ये एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस है, और भूलना नहीं है जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो बेसिकली गेज प्रेशर प्लस आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब आप PSI में लिखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, तो आप उसके लिए PSIA की टर्म यूज करते हैं, और जो बार और ATM नॉर्मली हम यूज ही करते हैं उस वक्त कि जब आपके पास वो एब्सोल्यूट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह T जो है इसके अंदर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस है, और आपके पास जो R है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और जो M है ये आपके पास जो गिवन गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, इक्वेशन नंबर 3 जो हमने डेंसिटी का फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया गैसेस के लिए, इस फॉर्मूले को अगर हम जो है आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, हमने अभी जो डेंसिटी की वैल्यू निकाली थी उसको हम वो अपने उसी बैरोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर हम पुट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि हमारी आप इक्वेशन किस तरह की बन जाएगी। जब हमने अपने डेंसिटी के फॉर्मूले को इक्वेशन नंबर हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, तो हमारे पास एक जो फॉर्मूला आया है वो आया है dP ओवर dz इज इक्वल टू माइनस Pm ओवर RT इंटू G। अब अगर आप इसको रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करने का क्या मतलब है, देखिए हम P वाली टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, जैसे आपके पास ये dP है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P इधर ले जाएं, dz को इस तरफ ले जाएं, तो हम ये जस्ट रीअरेंजिंग कर रहे हैं, तो आपके पास आ गया, ये देखें, अगर आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास रीअरेंजिंग की हमने, रीअरेंजिंग करके क्या किया है, ये जो P है इसको इस तरफ ले आए हैं आप, dz को इस तरफ ले गए हैं, बाकी सारी चीजें वैसी है, सिर्फ रीअरेंज किया है। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 जो बनी है वो बनी है dP ओवर P इज इक्वल टू माइनस GM ओवर RT इंटू dz। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब अगर आपके पास इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन से पता ये चलता है, अगर आपके पास ये जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट हो, ये टेम्परेचर वेरी ना कर रहा हो, ये कांस्टेंट हो, तो फिर आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी कुछ और पहले भी हमने काम किया, इसको हमने सेपरेट करके इसको हम इंटीग्रल ले लिया दोनों साइड्स पे, dP ओवर P का इंटीग्रल, और ये आपके पास क्योंकि T कांस्टेंट था, R भी कांस्टेंट था, G आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू थी, M कांस्टेंट वैल्यू है मॉलिक्यूलर, फिर हमने T के लिए अज्यूम किया कि ये भी कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट बाहर आ गए, ये जो ले थे GM ओवर RT, ये सारे कांस्टेंट बाहर आ गए, और इंटीग्रल के अंदर आपके पास dz है। अच्छा, अब हमने इन सब की लिमिट्स पुट कर दी हैं, लिमिट्स आपने, क्योंकि P है फंक्शन है, P1 P2 लिमिट्स, और यहाँ पे dz की जो लिमिट्स है हमने पुट कर दी हैं z1 और z2। अच्छा, आप देखिए आपके पास बेसिकली अब आपके पास ये जो इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन बना हुआ है वो है 1 ओवर P dP, 1 ओवर P dP। और अगर आप याद करें अब FSC की बेसिक मैथमेटिक्स को, तो आपके पास जो 1 ओवर x dx होता है बेसिकली वो ln x होता है, तो 1 ओवर x इंटू dx उसका इंटीग्रल लें तो वो ln x है, तो हमारे पास P है 1 ओवर P
dp। तो हमने जब इसको इंटीग्रल को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया है ln p। लिमिट्स जो है आपको वो p1 p2 फिर इसी तरह माइनस gm ओवर rt, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 1 dx है तो 1 dx का जो इंटीग्रल है वो x होता है, तो हमारे पास यहाँ पे खाली 1 dz है, तो हमारे पास जो इंटीग्रल आया वो z, ये लिमिट्स हैं z1 और z2। अब हम लिमिट्स पुट कर रहे हैं, तो लिमिट्स पुट की तो हमारे पास आ गया ln p की वैल्यू लगा दी p2 माइनस p1 और इज इक्वल टू माइनस g इंटू एम डिवाइडेड बाई r इंटू टी, और इसी तरह z के अंदर आपने लिमिट्स पुट कर दी है z2 माइनस z1। अच्छा, अब जरा इसको फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं। ln p2 माइनस ln p1 इज इक्वल टू माइनस gm ओवर rt इंटू z2 माइनस z1। अच्छा, अब आपने शायद ये मैट्रिक में भी ये चीज पढ़ी होगी कि लॉग के आपके पास लॉज थे, कुछ रूल्स हैं जिसके अंदर आपके पास एडिशन थी, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। जब आपके पास इस तरह की सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो बेसिकली आप इसको फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। आपके पास जब इस तरह की कोई सब्ट्रैक्शन हो रही हो आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। हमने इसको इस तरह लिख दिया ln p2 ओवर p1, ये लॉग का रूल है जिसको हमने इस तरीके से उसको लिख लिया। इसी तरह आपके पास माइनस gm डिवाइडेड बाय r इंटू टी z2 माइनस z1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आपके पास इक्वेशन बन गई है। अच्छा, आप इस इक्वेशन नंबर 5 में देखिए आपके पास z2 माइनस z1 गिवन है। अगर मैं z2 माइनस z1 को डेल्टा z से रिप्लेस कर लूं तो फिर देखते हैं कि मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है। सिर्फ मैंने रिप्लेस कर रहा हूं z2 माइनस z1 को डेल्टा z से इस इक्वेशन नंबर 5 में, तो मेरे पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी ln p2 ओवर p1 इज इक्वल टू माइनस g इंटू एम डिवाइडेड बाय r इंटू टी इंटू डेल्टा z। अच्छा, आप देखिए अगर मैं किसी चीज से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करूं, डजंट मैटर वो दोनों साइड्स क्या है, वो वैल्यू क्रॉस हो जाएगी। आप कर सकते हैं, लेट्स से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई इस साइड को भी करूं इस साइड को भी करूं, ये हम काम इस तरह का स्टेप कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि अगर आप बेस में e ले लें, दोनों की e इसकी बेस में लगा लें, या आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों साइड्स पे ले लिया है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन हमारे पास इस तरह बन जाएगी exp ln p2 ओवर p1 इज इक्वल टू exp माइनस gm डेल्टा z ओवर rt। ये देखिए बेसिकली जैसे आप 1 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कट जाएगा। बेसिकली आपके पास आपने किया कुछ नहीं है, सिर्फ आपने एक स्टेप उसके अंदर एक ऐड कर दिया। अच्छा, अब हमें पता है बेसिकली जो आपका जब e आपके पास बेस में आपके ln के हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो ln है ये आपस में क्रॉस हो सकते हैं। तो आपके पास जब ये दोनों चीजें क्रॉस हो गई हैं तो आपके पास क्या बच गया है, आपके पास p2 ओवर p1 इज इक्वल टू exp माइनस gm डेल्टा z ओवर rt बचा है। अब ये देखिए कि मैंने इस p1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरे पास अब इक्वेशन बन गई है p2 इज इक्वल टू p1 इंटू exp एक्सपोनेंशियल फंक्शन ब्रैकेट्स में माइनस gm डेल्टा z ओवर rt। ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, बेसिकली अब ये इक्वेशन नंबर 6 सॉरी, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 है, बेसिकली अब ये वो इक्वेशन है जो हमें रिक्वायर्ड है। ये इक्वेशन आपको गैसेस के केसेस में आपको प्रेशर और डेप्थ की आपको रिलेशनशिप देती है। इस इक्वेशन की मदद से आप जो है गैसेस का वो प्रेशर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में देखते हैं आपके पास जो P1 है बेसिकली वो कोई इनिशियल प्रेशर है या प्रेशर एट द सरफेस है। जब आपके पास कोई रेफरेंस से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वो वाला प्रेशर है। P2 आपका कोई फाइनल प्रेशर होगा। G जो है देखिए इसके अंदर आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। M जो है मोलर वेट ऑफ द गैस है। जो डेल्टा Z है आपके पास वो आपके ऑलरेडी पता है कि Z2 माइनस Z1 है। और R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और जो T है यह आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है।
अच्छा ये बेटा मैंने यहाँ पर खाली टेम्परेचर ऑफ द गैस लिख दिया है, लेकिन आपने इसको भूलना नहीं है। जो टी है इस फॉर्मूले में बेसिकली ये आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। अगर इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्यों एब्सोल्यूट है? क्योंकि बेसिकली हमने इसको परफेक्ट गैस लॉ या आइडियल गैस लॉ से ड्राइव किया था, और आइडियल गैस लॉ के लिए इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसका जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू को जो है एब्सोल्यूट होना लाजमी है। फिर इस तरह जो Z2 माइनस Z1 डेल्टा Z थी, तो आप उसको फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट या हाइट एट द रेफरेंस सरफेस उसको आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 है बेसिकली ये देखिए, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सली आप ऐसे अंधाधुंध अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप बेसिकली जो है आइसोथर्मल परफेक्ट गैसेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आइसोथर्मल का क्या मतलब है? आप ऐसी गैसेस के लिए इसको यूज करेंगे कि जो कि आइसोथर्मली बिहेव कर रही हैं, कि जिनका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अगर उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आप इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकेंगे। दूसरा, आपको उस तरह ये इक्वेशन आप उस वक्त यूज करेंगे जब आपकी वो जो गैस उस गैसेस पे यूज करेंगे जो कि गैसेस परफेक्ट गैसेस की तरह बिहेव कर रही हो, यानी कि आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर भी कम होना चाहिए। अगर वो प्रेशर ज्यादा होगा तो भी वो आपकी जो रियल गैसेस होंगी वो दे विल डेविएट मच हायर मच मोर एज कंपेयर टू द परफेक्ट गैसेस। इस वजह से आपकी ने जो एजम्पशंस की हैं वो एजम्पशंस फिर जो है आप उनको यूज नहीं कर सकेंगे और आपके लिए ये जो फॉर्मूला है ये यूजलेस हो जाएगा। एक इससे हम रेलिवेंट प्रॉब्लम देखते हैं। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 14.7 psia and the temperature is 70 degree Fahrenheit. Assuming that the temperature does not change with elevation, calculate the pressure at 1000, 10,000 and 100,000 feet. The molecular weight of air is 29 pound mass per pound mole and the value of the R gas constant is equal to 0.7302 cubic feet into atmosphere divided by pound mole into R. अच्छा, अब ये सवाल देखिए। इस सवाल में एक चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 14.7 psia एट सी लेवल। इसका मतलब क्या होगा? आपको पता है कि वहां पे सरफेस के ऊपर सी लेवल के ऊपर जो ओपन सरफेस है गेज प्रेशर 0 होगा। तो एब्सोल्यूट जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 psi है, गेज प्रेशर 0 है, उसने उस चीज को उसने 14.7 psia एब्सोल्यूट लिख दिया। तो बेसिकली वो आपकी एब्सोल्यूट हो या वो दूसरी वैल्यू भी होती तो 14.7 ही होती, लेकिन अब आप इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना क्या ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से है। टेम्परेचर देखिए इसमें 70 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है। आपने इसको एब्सोल्यूट बनाना है। एब्सोल्यूट बनाने का तरीका ये है कि फ़ारेनहाइट को एब्सोल्यूट आप बनाते हैं तो आप रैंकिन में बनाते हैं। तो रैंकिन में बनाने के लिए आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू के अंदर 460 ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई डिग्री सी की वैल्यू होती तो डिग्री सी की वैल्यू के अंदर आप 273 ऐड कर देते तो वो फिर आपके पास केल्विन में बन जाती। ये तरीकेकार है। आर और आपके पास मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यूज गिवन है। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर सवाल में एक एजम्पशन की गई है, assuming that the temperature does not change with elevation। बेटा ये आपको सिर्फ हमने एक सवाल के अंदर एजम्पशन दी है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर कम होता है, लेकिन क्योंकि सिर्फ ये आपको समझाना था इस सवाल का मकसद, इसलिए उसके अंदर इस तरह की एजम्पशन कर दी गई है। वरना रियल लाइफ में देखिए, अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाएं, जैसे जैसे आप मरी ऊपर उस और K2 पे पहुंच जाएंगे तो आप ये यहाँ पर जो आपने यहाँ पे आम कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े वहां पर आपके लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। नेगेटिव में टेम्परेचर होगा, बहुत ही लो टेम्परेचर होगा, यानी कि आपका ऑल्टीट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करता है। हमने इस सवाल के अंदर से ये एज्यूम किया है कि आप जितनी एलिवेशन पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। एलिवेशन की 3 वैल्यूज दे दी हैं, 1000 फीट, 10,000 फीट, 100,000 फीट। हमने इन 3 डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये आपका सवाल था। अब देखिए इस सवाल में गिवन डाटा P1 हमें एक सरफेस प्रेशर
एक रेफरेंस प्रेशर गिवन है 14.7 psi है, या उसको मैं 1 atm लिख सकता हूँ। तो आपके पास ये एब्सोल्यूट एक वैल्यू मौजूद है। T जो है 70 डिग्री F, और आपको जैसे ऑलरेडी मैंने बताया है तो इसको रैंकिन में कन्वर्ट करेंगे तो 70 प्लस 460 आपके पास 530 डिग्री R। आपने इस टेम्परेचर को जो है एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दिया। मोलर जो मॉलिक्यूलर वेट है गैस का, यानी कि आपके पास एयर है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, तो आप इसको बेस में m बेस एयर भी लिख सकते थे। जो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट एयर का है वो 29 पाउंड मैश पर पाउंड मोल, यानी कि आपके पास 1 पाउंड मोल अगर एयर होगी तो उसके अंदर 29 पाउंड मैश होंगे। ये आपको मॉलिक्यूलर वेट से पता चलता है। प्रेशर आपने P2 फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके पास P1 की वैल्यू हमने एटीएम में ली है, तो बेहतर है कि आप P2 की वैल्यू भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप फाइंड आउट करें। आपने ये जो P की वैल्यू है, P2 की जो वैल्यू है, बेसिकली आपने 3 दफा फाइंड आउट करनी है। एक दफा आप डेल्टा Z लेंगे 1000 फीट, दूसरी दफा आप लेंगे 10,000 फीट, तीसरी दफा आप लेंगे 100,000 फीट। अच्छा जी, अब हमें सवाल हमें ऑलरेडी पता है। देखिए इस सवाल के अंदर ऑलरेडी आप एक चीज तो एज्यूम कर चुके हैं कि आपके पास जो गैस है उसका जो टेम्परेचर है वो एलिवेशन पे चेंज नहीं हो रहा। जब आपको ये बात पता लग गई है तो इसका मतलब है कि आप प्रेशर डेप्थ की जो रिलेशनशिप हमने आइसोथर्मल और जो परफेक्ट गैसेस पे एप्लीकेबल होती है उस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे। वो इक्वेशन क्या है? P2 इज इक्वल टू P1 और एक्सपोनेंशियल है आपने लेना है माइनस G इंटू एम डेल्टा Z ओवर RT। जब आपने ये काम कर लिया, अब आपने पहली दफा डेल्टा Z की वैल्यू 1000 फीट लेनी है, बाकी कोई वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने अभी P1 की वैल्यू पुट नहीं की, तो मैं लिख रहा हूँ P2 इज इक्वल टू P1 एक्सपोनेंशियल G की वैल्यू 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, M की वैल्यू 29 पाउंड मैश डिवाइडेड बाय पाउंड मोल, डेल्टा Z की वैल्यू 1000 फीट, R की वैल्यू 0.7302 क्यूबिक फीट इंटू एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय पाउंड मोल इंटू R। अच्छा, अब अगर आप इसी तरह तरतीबवार अगर वैल्यूज पुट करते रहेंगे, आपकी क्रॉस चेकिंग में भी आपको आसानी होगी और जो है आपका क्लियरली गलती का जो है ना चांस वो कम से कम हो जाता है। अब हमने जो T की वैल्यू है वो पुट कर दी 530 डिग्री R। अच्छा, ये अब हमने जो इस फॉर्मूले में वैल्यूज थी वो सारी की सारी ये जो चीजें थी ये सारी की सारी मैंने वैल्यूज पुट कर ली है। अब ये देखिए, आप देखिए इसमें सेकंड स्क्वायर भी है, आपका पाउंड मैश वगैरह भी है। हमने कोई प्रेशर में वैल्यू निकालनी थी, फौरन समझ जाएं कि यहाँ पर G sub C का आपने इस्तेमाल करना है। G sub C कैसे लगाएं? देखो सेकंड स्क्वायर नीचे आ रहा है, इसका मतलब है G sub C को आप इस तरह सेट करना है कि G sub C का सेकंड ऊपर आ जाए ताकि ये सेकंड कट जाए। तो आपको पता लग जाएगा G sub C से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है यूनिट्स निकालने के लिए। दोबारा सुनिए बेटा बात को, निशानी आपको बताइए। ये देखिए आपके पास सेकंड स्क्वायर है, लाजमन इसको काटना पड़ेगा। G sub C की वैल्यू इस तरह सेट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि उसका G sub C का सेकंड स्क्वायर ऊपर आ जाए ताकि ये जो सेकंड स्क्वायर है उससे कट जाए। तो मैंने G sub C को डिवाइड कर दिया 32.2 फीट पाउंड मैश ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, अब जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई है तो बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ पर कुछ कटिंग कर लेते हैं। पाउंड मोल से काट दिया, ये डिग्री R बेसिकली मैंने डिग्री R से काट दिया। अच्छा, ये जो सेकंड स्क्वायर था मैंने इसको इस सेकंड स्क्वायर से काट दिया। फिर ये देखिए कि आपके पास ये जो पाउंड मैश है इस पाउंड मैश से काट दिया। अब आपके पास ये देखिए कि ये फिट है, एक ये फिट है, ये 2 फिट मैंने इस पावर से काट दिए। अच्छा, अब आपके पास 1 फिट ये बच गया, 1 फिट आपके पास ये बच गया और यहाँ पे अभी आपके पास जो है पाउंड फोर्स बच गया। तो मुझे पता है कि 1 फिट 12 इंच के बराबर होता है और 1 फिट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने इस फिट को और इस फिट को जो एक बच गया था मैंने इस स्क्वायर से काट दिया। फिर मुझे पता है पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर PSI के बराबर है, मैंने इस पाउंड फोर्स को इस पाउंड फोर्स से काट दिया, इस इंच स्क्वायर को मैंने इस इंच स्क्वायर से काट दिया। फिर मुझे पता है कि 14.7 PSI 1 ATM के बराबर है, ये जो PSI है इस PSI से कट गया। तो अब आपके पास इस सारी चीज को सॉल्व करके आपके पास कोई ATM के अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली आपके पास सॉरी ATM के अंदर भी नहीं आएगी बेटा, एक चीज यहाँ से ये जो ATM है बेसिकली ये ATM से भी कट जाएगा, ये ATM इस ATM से कट जाएगा। मैंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ लेकिन ये ATM से कट जाएगा। तो आपके पास अब यहाँ पर इस एक्सपोनेंशियल के बाद कोई यूनिट नहीं आएगा, खाली वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू आई आपके पास P2
इज इक्वल टू P1 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 0.0354। अगेन हमारे पास जो एक्सपोनेंट जो आपके पास लॉगरिथम जो उसके लॉज हैं उसको यूज करते हुए अगर आपने इसके नेगेटिव साइन को खत्म करना है, आप फ्रैक्शन में ले लें तो वो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया, P2 इज इक्वल टू P1 इंटू 1 ओवर EXP 0.0354। अच्छा जी, इसको फिर मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। P2 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई EXP 0.0354। अब आपके पास P1 डिवाइडेड बाय, अब आपने इसकी वैल्यू लेनी है। इसकी वैल्यू लेने का तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास कोई कैलकुलेटर हो, कैलकुलेटर के अंदर आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपके पास जहां पर LN लिखा होता है, शिफ्ट दबाकर अब आप LN को प्रेस करें तो वहां पर आपके पास E एक बन जाएगा और उस E के साथ आप ये वैल्यू लगा लें 0.0354 इक्वल्स करेंगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके पास जो वैल्यू आई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो 1.036 आई है। अब मैं P1 की वैल्यू पुट कर देता हूं। P1 आपको याद होगा 1 ATM था, डिवाइड किया 1.036 के साथ, तो आपके पास जो P2 है वो प्रेशर आ गया आपका 0.9652 एटमॉस्फेयर। अब यही जो प्रोसेस है सारा हम रिपीट करेंगे जब आपके पास डेल्टा Z 10,000 फीट है। अगेन आपने क्या किया, 10,000 फीट के लिए जब आपके पास डेल्टा Z था, आपने फिर उसी तरह P2 इज इक्वल टू यही फॉर्मूला दोबारा आपने वो लगाया है, सिर्फ अब आपने डेल्टा Z की वैल्यू यहाँ पे 10,000 लगा दिया है। सेम फॉर्मूला P2 इज इक्वल टू P1 इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस GM डेल्टा Z ओवर RT। G की वैल्यू लगा दी आपने 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद M की वैल्यू 29 पाउंड मैश ओवर पाउंड मोल, डेल्टा Z की वैल्यू 10,000 फीट, डिवाइड कर दिया आपने R के साथ 0.7302 क्यूबिक फीट इंटू एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय पाउंड मोल इंटू R की वैल्यू 530 डिग्री R, फिर आपने G शब्द से डिवाइड कर दिया 32.2 फीट पाउंड मैश ओवर पाउंड फोर्स इंटू सेकंड स्क्वायर। फिर अब आप उसी तरह सबको काट लेंगे, फीट और इंच की कन्वर्जन कर दी, पाउंड फोर्स इंच स्क्वायर PSI के बराबर है, 14.7 PSI आपके पास ATM के बराबर है। जब आप ये सॉल्व करेंगे इस चीज का ब्रैकेट्स में कोई यूनिट नहीं बचेगा और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा P2 इज इक्वल टू P1 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.354। इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है नेगेटिव साइन है, इसको फ्रैक्शन में ले लें तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। P2 आपके पास हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाय EXP 0.354। इसी तरह आप ये इसको अपने कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबाकर आप LN को प्रेस करें तो E बन जाएगा, खाली E, और उस E के साथ 0.354 लिखें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.4248। P1 की वैल्यू पुट की 1 ATM डिवाइडेड बाय 1.4248, तो आपके पास जो जवाब है वो 0.7019 आपके पास जो ATM है वो आपके पास जवाब आ गया जी। इसको फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हमने ये सारा जो प्रोसीजर है इसको हमने अब डेल्टा Z 100,000 फीट लेना है, तो आप अगेन यही सारा प्रोसेस करेंगे। इसलिए आप डेल्टा Z की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपने 100,000 फीट पुट कर दी है। यूनिट्स वगैरह जब काटेंगे उसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी P2 इज इक्वल टू P1 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.354। फिर आपने इसको खत्म करने के लिए माइनस को आप इसको फ्रैक्शन में ले लेंगे, P1 डिवाइडेड बाय EXP 3.54, इसकी वैल्यू ले लेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास 34.4669। P1 की वैल्यू पुट की 1 ATM डिवाइडेड बाय 34.4669, आपके पास जो P2 है वो 0.029 ATM आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने फाइंड आउट कर दिया एयर का जब 1000 फीट के ऊपर जो प्रेशर है 0.9652 होगा, 10,000 फीट के ऊपर 0.7019 होगा, 100,000 फीट के ऊपर 0.029 होगा। ये हमने सारा जो सवाल हमने हल किया है, एजम्पशन हमारी ये थी कि आपके पास एलिवेशन के ऊपर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो बेटा आज के लेक्चर के हवाले से इसी प्रॉब्लम से एक जो है
बिल्कुल रेलिवेंट आपकी छोटी सी असाइनमेंट है। किसी प्रॉब्लम को यूज करना है आपने, वो असाइनमेंट क्या आप लोगों की यही सिर्फ प्रॉब्लम बिल्कुल स्टेटमेंट मिलती जुलती है, कुछ कंडीशन मैंने चेंज की है, फिर आपने इस प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करना है, बाकी स्टेटमेंट वैसी की वैसी है, देखना है कि किस तरीके से सवाल हल होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेक करते हैं। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 14.7 psia and the temperature is 70 degree Fahrenheit. Assuming that the temperature does not change with elevation and the air is a constant density fluid which has the same density at all elevations as it has at 14.7 psia at 70 degree F. Calculate the pressure at 1000 feet, 10,000 feet and 100,000 feet. The molecular weight of air is 29 pound mass per pound mole. Use an appropriate value of R, that is universal gas constant, from the following values. ये फिर बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं R की, जिसमें से आपने कोई अप्रोप्रिएट R की वैल्यू यूज करनी है। सवाल क्या है? बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ मैंने एक एजम्पशन बढ़ा दी है। इसमें एजम्पशन क्या बढ़ाई है, इसको जरा देखना है आपने गौर से। देखिए ये तो ऑलरेडी मौजूद है कि आपके पास जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे एलिवेशन पे जा रहे हैं, मतलब देखिए कि 1000 फीट है, 10,000 फीट है, 100,000 फीट है, आपका जो टेम्परेचर है एज्यूम किया, असल में ऐसा नहीं होता। आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, एयर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये हमने एज्यूम किया है। साथ में एक और एजम्पशन दे दी है कि आपके पास जो एयर है बेसिकली ये कांस्टेंट डेंसिटी फ्लूइड है। इसका मतलब है कि आपकी जो एयर की जो डेंसिटी है, देखिए हम जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला हम जो फॉर्मूला यूज किया था, इस फॉर्मूले के अंदर बेसिकली ये यूज करने का मकसद ही यही था कि आपके पास जो गैसेस हैं उनकी जो डेंसिटीज हैं वो चेंज होती रहती हैं, जैसे जैसे आपके पास जो है वो प्रेशर चेंज होता है, गैस की डेंसिटी चेंज होती रहती है। इसीलिए हमने परफेक्ट गैस लॉ की मदद से गैसेस के जो है डेंसिटीज को हमने निकालने के लिए ये हमने कुछ वैल्यूज वगैरह पुट की थी। ये अब आपको थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि जब आपके पास एयर कांस्टेंट डेंसिटी फ्लूइड है तो फिर आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। मैंने कुछ प्रॉब्लम इसकी सवाल करने के लिए आपको हिंट्स दिए, आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले जो हिंट है जी कि आपने प्रॉब्लम नंबर जो 8 है हमारे पास लेक्चर नंबर 12 में, इसको बड़े स्पेशल आपने कंसिडरेशन देनी है, बिल्कुल इसी तरह हल होगा, सिर्फ कुछ फार्मूले की चेंज है, वो क्या है वो आपने देखना है। फिर ये देखिए गौर करना है, ये बात ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसको समझना है आपने। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट डेंसिटी फ्लूइड है, व्हाटएवर, गैस है, लिक्विड है, फ्लूइड है, अगर उसकी कांस्टेंट डेंसिटी है तो आप उसका प्रेशर जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जी Z2 माइनस Z1। बेटा गौर से देखें इस फॉर्मूले को, गौर से देखें, ये जो फॉर्मूला है ये हर वक्त उस जगह पर अप्लाई होगा जब आपके पास कांस्टेंट डेंसिटी फ्लूइड है। आपके पास अगर वो गैस भी कांस्टेंट डेंसिटी की है, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये आपके पास हिंट नंबर 2 है। हिंट नंबर 3 है फॉर आइसोथर्मल परफेक्ट गैसेस। अच्छा जरा गौर कीजिएगा, इस फॉर्मूले के अंदर टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको ये पता लग गया कि जब आपके पास कांस्टेंट डेंसिटी और टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है तो इस फॉर्मूले की कोई अहमियत हो सकती है या नहीं हो सकती है, या आपने खुद डिसाइड करना है। फॉर आइसोथर्मल परफेक्ट गैसेस आपने जो प्रेशर कैलकुलेट करना हो, जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 8 में जो फॉर्मूला यूज करके सवाल हल किया था, उसके लिए आपने P2 इज इक्वल टू P1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस G, ये पॉइंट लगाने का मकसद ये था ताकि आपको पता लग जाए ये GM नहीं है बल्कि ये GM डेल्टा Z R T, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए मैंने इसके दरमियान में इस तरह सा पॉइंट लगा दिया। अच्छा जी, अब ये देखिए कि आपके पास ये जो थर्ड हिंट है उसके अंदर जो ये टेम्परेचर यूज किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो टेम्परेचर है इट शुड बी एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूले मैंने लिख भी दिए हैं कि डिग्री R होता है डिग्री F प्लस 460, K होता है डिग्री C प्लस 273। अच्छा जी, अब हो सकता है आपको कोई अप्रोप्रिएट यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए, कोई कन्वर्जन करने के लिए आपको G sub C की जरूरत पड़े, और जो G sub C की वैल्यूज डिफरेंट यूनिट्स के अंदर वो मैंने लिख दी हैं। आपकी G sub C की वैल्यू होती है 32.2
फिट पाउंड मैश ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर, या आपकी जी सब्सी की वैल्यू होती है 1 मीटर इनटू केजी ओवर न्यूटन इनटू सेकंड स्क्वायर। ये जो आप असाइनमेंट है बेटा, इसकी जो डेडलाइन है मंडे 29 जून टिल 6 PM, ये आपके पास इसकी डेडलाइन है। आप इस असाइनमेंट को MS वर्ड के अंदर सॉल्व करके, इसको हल करके MS वर्ड के अंदर, और फिर उसको PDF में कन्वर्ट करेंगे या पेपर पे हल करें, उसको स्कैन करें, उसकी पिक्चर बनाएं, उसके बाद फिर उसको PDF में कन्वर्ट करें, और फिर आपके पास जब वो PDF होगी, वो PDF आप लोगों ने LMS पे अपलोड करनी है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, LMS पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपलोड ही नहीं है, जैसे आज आपकी LMS जो थी वो मेंटेनेंस का इशू चल रहा था, तो अभी 2-3 दिन से वो मेंटेनेंस का इशू चल रहा था, इसीलिए मैंने आपको जो है ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया हुआ था। इस तरह के कोई इशू आ रहे हैं आपके पास, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे अपनी असाइनमेंट जो है वो ईमेल कर सकते हैं, लेकिन ईमेल के सब्जेक्ट में आपका रोल नंबर, आपका मेंशन हो, आपका साथ में लिखा हो ये असाइनमेंट फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स है 1 है, ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कहाँ से आई है, किसकी चीज आई है बेटा। और खास तौर पर ये जो है, जब आप ईमेल करें तो ईमेल करने के लिए आप अपना एक नाम से कोई अपना ईमेल एड्रेस बना लें। कोई और भी ईमेल एड्रेस है तो कम से कम उसके अंदर जो सेंड करे तो वो आपका कोई नाम शो होना चाहिए या कोई रोल नंबर शो होना चाहिए। और वो धीमा लाइट अजीब अजीब के नामों से आप ईमेल भेज देते हैं, तो वो फिर आपको जो है स्पैम फिल्टर लगा होता है, वो आपकी ईमेल वैसे स्पैम में चली जाएगी और वो फिर आपकी असाइनमेंट ज़ाया हो जाएगी। तो आप मुझे ईमेल एड्रेस पर asim.ali@kfuit.edu.pk आप मुझे असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं बेटा। अगर आप किसी की कॉपीड असाइनमेंट सेंड करेंगे तो वो जितनी की कॉपी होगी, किसी ने पहले भेजी थी, हो सकता है ओरिजिनल किया हो, ये भी पॉसिबल है कि पहले वाले ने जो है पहले वाले ने नकल वाली भेज दी हो, बाद वाले की ओरिजिनल हो। मैंने पहली वाली देखी, सबको मैं आगे जिनकी नकल पकड़ी गई मैं उनको 0 लगा दूंगा। इसमें बेटा कोई सवाल नहीं है बेटा। हमारे ये जो लेक्चर वीडियो है आपके, इसका जो लिंक YouTube चैनल पे अवेलेबल है, OCW पे अवेलेबल है। प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड ऑल्सो अटेंड आवर लाइव सेशन। और अगर आपके कुछ सवालात हैं आप मुझे ईमेल कर सकती हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लाइव सेशन में आप मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।